Hello friends, welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies Standard 10th Geography Chapter number 9 Forest and Wildlife Resources Part 1. In this chapter we are going to study about the forest and the wildlife. The existence program and the development of man is dependent on the resources. In the last chapter, we have studied how the resources have helped the man to develop in his life. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times. When the forests are considered to be very important resources, forests are considered as an important resources because many of the things, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें सिर्फ forest से available है. A general meaning of the forest is the accumulation of trees, shrubs, or heaps of grass. In natural vegetation, only the vegetation is included which can be raised naturally without the help of the man. What do you mean by natural vegetation? Natural vegetation is included. Natural vegetation वो है जिसमें human beings का कोई interaction नहीं होता है, उसमें उनका कोई भी योगदान नहीं होता. It is done on its own. This is called the vegetation. This is called the virgin vegetation because इसमें कोई भी involvement in human beings का कोई भी involvement नहीं होता है. Such vegetations in India is available only in Himalaya, Sundarban and the remote areas of the Thar desert. Next is about the classification of forest. Forest को भी अलग अलग categories में डाला हुआ है. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट लेबल्स में किया गया है. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9. क्लाइमेट के बेस पर हमने अलग अलग फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया था. हियर वी विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसकी देखभाल की जाती है या कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है. सेकेंड, ओनरशिप, वो किसको बिलोंग करता है. थर्ड, मैनेजमेंट, उसको किस तरह मैनेज किया जा रहा है एंड हाउ इज इट बीन मैनेज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहला हम पढ़ेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट इज द रिजर्व फॉरेस्ट. सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली. And here is the restriction on lumbering, collection of wood or pasturing. Lumbering जो झाड़ काटना होता है ना, लकड़ा काटने का जो काम करते हैं उनके लिए. And collection of woods for pasturing. Pasturing जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. pasturing मतलब जब वो गाय चराने, भैंस चराने वो लोग लेके जाते हैं जंगलों में, तो अगेन दैट इज कॉल्ड एज pasturing. तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, इट इज टोटली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल और यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं. यू कैन नॉट जस्ट गो इन दैट एरिया एंड हैव योर फन. सो इट इज़ लंबरिंग. वहाँ से आप लकड़ा नहीं ऐसे काट के ले आ सकते, अपने पास्टर्स को वहाँ चराने के लिए नहीं ले जा सकते. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन जो एक संस्थान होती है जो उसका देखभाल करती है. लोकल पीपल आर permitted to collect the wood and to graze their animals without causing harm to the trees. यहाँ पर local people जो हैं वहाँ के, they are allowed to go to take the wood and animals को भी graze करने जाते हैं, but they see that they don't harm any of the trees. Third is unclassified forest. नाम में ही पता चलता है इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया. ये द फॉरेस्ट आर नॉट स्टिल क्लासिफाइड. वो अभी भी नहीं कैटेगराइज किया हुआ है किसका होना चाहिए. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल गेजिंग. यहाँ पर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि इसका कोई अभी तक क्लासीफाई किया ही नहीं है, वेदर इट इज गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ प्राइवेट फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. The forests of India are classified into 3 types on the basis of ownership, administration and management aspect. First is the state forest. Central or the state government controls such forest. Central government या तो state government उस forest को control करती है. Most of the forests of the country fall in this category. Maximum forests ऐसे हैं जो either state government के हैं या तो central government के हैं. Next is communal, that is a community forest. एक particular community को वो belong करता है.
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं. दीज आर द ओनर्स ऑफ सम ऑफ द फॉरेस्ट एंड हैव द कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट इन लोगों के हाथ में है, जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये ज़्यादातर क्या होता है, जो गाँवों को लग के फॉरेस्ट होते हैं, ये सब उन फॉरेस्ट के एरियाज में आ जाते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द प्राइवेट फॉरेस्ट. सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. ये किसी पर्टिकुलर इंसान को बिलोंग करता है, उनकी ज़मीन है, उन्होंने कुछ यूज़ अप नहीं किया तो वहाँ पर एक जंगल सा बन गया है. सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इन haphazard कंडीशन और ऑफ देम आर टोटली बैरन. haphazard कंडीशन बहुत बुरी हालत में है, यहाँ तो पूरी तरह बंजर हो चुके हैं. यहाँ तो पूरा इतना जंगल है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कितनी एरिया है, क्या है. यहाँ तो पूरी तरह बंजर हो चुका है. Next is about the deforestation. Deforestation, again it's a 1 or 2 mark answer. Sometime it has been asked. Deforestation means destruction of forest. जब हम जंगलों को काट देते हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, that is known as deforestation. This is not a problem of our country alone, but it is a global problem. ये सिर्फ हमारे अकेले एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पूरी ग्लोबली, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है. It can be said that it result in the progress of man. इसका मेन रीज़न क्या है? प्रोग्रेस ऑफ मैन. इंसान दिन ब दिन उन्नति करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट काटता जा रहा है, अपनी लाइफ आगे बढ़ाता जा रहा है. ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली. ट्रीज जो नेचुरली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस. जो ट्रीज अपने आप गिर जाते हैं या सूख जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो ज़्यादातर नेग्लिजिबल ही है, वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जितना लॉस हम ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से पड़ता है, अभी आप हाईवेज़ पर देख लो, कितनी बिल्डिंग्स, कितना सब बढ़ता जा रहा है. पहले जहाँ सब जंगल था, वहाँ जंगल काट के दे आर बिल्डिंग अप बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़, मॉल्स. तो ये सब तो हो रहा है. अभी इनको इतना फ़र्क पड़ने लगा कि ग्लोबल वार्मिंग जिसका रीज़न बढ़ता जा रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन इज मेनी और टाइम ओनली फॉर डन बाय द मैन. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के जो इम्पैक्ट है, उसके जो असर हैं, वो क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड. बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर. सबसे पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज ट्रीज आर बीन कट डाउन. ट्रीज काटते जा रहे हैं, जिसका एक मेन रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है. ग्रीन हाउस इफेक्ट हैव बिकम मोर इंटेंस. ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है. विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर द सॉइल is eroded and the problem of farm fertility decreases. With the removed forest जो हमने निकाल दिए हैं, cover the soil is eroded. जो ऊपर की soil है वो पूरी erode हो जाती, निकाल दी जाती. And the problem of farm fertility, जो हम farms बनाते हैं उस पर, तो वो possible नहीं है. उसकी जो fertility है वो decrease होती जा रही है. In the peninsular India, the forest area has decreased largely due to the deforestation. Peninsula मैंने लेक्चर में समझाया था पहले भी. The area surrounded by 3 sides water is known as peninsula. तो हमारा इंडिया being a peninsula is largely areas जो उसका forest areas है वो decrease हो रहा है due to the deforestation. Many living organisms have lost their abodes. Abodes means houses. जो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स के सिवाय, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, दे हैव लूज देयर अबोर्ड्स. एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच द अर्बन एरियाज. वही एक तरीका है या वही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज. सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. तो जो अर्बन एरियाज की तरफ वो बढ़ रहे हैं, उनको फूड, खाना नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं मिल रहा, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट्स. मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द कार्निवरस एनिमल्स किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दोज शेफर्ड्स हु लिव इन द नियर बाय द फॉरेस्ट. इसका मेन असर किस पे आया है? जो गांव फॉरेस्ट को बिल्कुल पास पड़ते हैं, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट दे आर नॉट एबल टू गेट फूड.
तो वो क्या करते हैं, अब आसपास के गाँव में उनके पेट्स को या उनके डोमेस्टिक एनिमल्स को हमला करते हैं, एंड दे आर कार्निवरस एनिमल्स, लायन, टाइगर, चीता, सो वो आकर उन पर हमला करते हैं, एंड दे आर टेकिंग अवे दोज एनिमल्स या किलिंग दैन एनिमल्स. Remedies for the forest conservation. This also is asked as a short note for 2 to 3 marks. कि रेमेडीज क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, तरीके क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के. रिसर्च शुड बी कैरिड ऑन टू फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ द वुड. सबसे पहला वुड का कोई ऑप्शन ढूंढो, क्योंकि आज भी ज़्यादातर लकड़े काटे जा रहे हैं, ट्रीज काटे जा रहे हैं, उसमें से पेपर्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज में यूज अप हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज अप हो रहे हैं. दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट. अगर हम वुड का कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं तो उससे क्या होगा, वुड का यूसेज कम हो जाएगा और हम फॉरेस्ट बचा सकते हैं. Wherever the trees are to be cut eventually for the development work for the necessity. So अगर जहाँ भी ज़रूरत है तो उसको ट्रीज को वहाँ से काटने की, लेकिन दे शुड बी डन इन एन इवेंचुअली मेथड. बहुत ज़्यादा एक्सेसली नहीं काट देना चाहिए. न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पीशीज शुड बी ग्रोन. अगर कोई ट्रीज ऐसे आपने काटे हैं फॉर दैट यूजेस, तो आप ये भी देखो कि सामने उतनी क्वांटिटी में उस स्पीशीज के या उसी प्रजाति के ट्रीज हम उगा भी रहे हैं. देयर शुड बी द टोटल बैन फॉर कटिंग द ट्रीज विच आर नॉट ग्रोन फुली. जो अभी पूरी तरह ग्रो अप नहीं हुए ऐसे ट्रीज को हमें ऐसे ट्रीज का कटिंग हमें टोटली बैन कर देना चाहिए. Those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for the afforestation. जो इंडस्ट्रीज टोटली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं या रॉ मटेरियल्स उनकी इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट से आता है, उनको अफॉरेस्टेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए. अफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट उगाना. डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, एंड अफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को उगाना या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना. Under the name of eco-tourism, the forest should not be damaged and should be strictly controlled. Eforestation या हम लोग बोलते हैं eco-tourism, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम फॉरेस्ट को हमारी वजह से डिस्टर्ब तो होता है, नुकसान तो होता है. सो अगर ऐसा कुछ नुकसान हो रहा है तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड अप. वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज अमॉन्ग द लोकल पीपल. लोकल पीपल को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करो, जागरूकता लाओ कि व्हाट प्रोग्राम शुड बी डन टू सेव आवर फॉरेस्ट्स. The importance of forests and their conservation strategies should be included the syllabus in schools and colleges. Schools and colleges में भी ये syllabus में add on करो importance of forest and their conservation, ताकि new generation पहले से इस चीज़ को समझ कर आगे आए and they would be able to do something to save our forest. They should explain the necessity of forest conservation. उनको forest conservation की necessity, कि आज हमारी उस चीज़ के लिए इतनी ज़रूरत क्यों है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है. All this should be included in their studies so that they can further come up with the new ideas to save our forest. Social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking the planned steps for the necessity of the fodder and the firewood. Fodder जो है एनिमल्स के लिए जो चारा होता है वो, एंड फायरवुड जो लकड़ियाँ, आज भी कई गाँव में आज भी चूल्हे जलते हैं तो उसके लिए वो फायरवुड ले जाते हैं. सो सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड सोशल रिलेटेड जो हम लोग फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शुड बी डेवलप्ड. उनको डेवलप करो और ऐसे स्टेप्स लो ताकि हम इन चीज़ों को लिए भी कुछ नया ऑप्शन ला सकें. इन प्लेस ऑफ फायरवुड ऑल्टरनेट ऑप्शन शुड बी like solar energy, natural gas and should be implemented. Again firewood, जैसे मैंने बोला कि आज भी गाँव में चूल्हों पर खाना बनाया जाता है, तो उन चूल्हों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस. ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो ताकि चूल्हे का काम कम होता जाए. फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी स्प्रैंगली यूज. स्प्रैंगली मतलब बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. अगर है तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको बहुत रफली यूज करो. In order to make the process of tree growth faster and healthier, infest trees should be removed. Infest trees जो अगर नहीं है किसी काम के, बीच में आप देखते हो जंगलों में कोई फालतू वेले चढ़ रही है तो वो सब आप निकाल दो.
तो क्या होता है, जो ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा, उनकी ग्रोथ फास्टर हो जाएगी। फॉरेस्ट फायर कॉज हेवी डैमेज टू द फॉरेस्ट। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा अमेजन फॉरेस्ट में काफ़ी बड़ी आग लग गई थी। तो फॉरेस्ट फायर क्या है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है फॉरेस्ट को। सो अ सेपरेट सिस्टम और अ फॉरेस्ट एट अ नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर ड्राउजिंग द फायर। तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमें फॉरेस्ट को नेशनल लेवल तक भी उसको हम ये सब क्रिएट कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके। एंड सम स्टेप्स शुड बी टेकन टू क्रिएट फॉर ड्राउजिंग द फायर। फायर एक बार फॉरेस्ट में लग जाती है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जिससे अगर बाई चांस फॉरेस्ट में फायर लग भी जाए तो उसको हम जल्द से जल्द रोक सके और नुकसान रोक सके। Due to the increased means of transportation, the easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in the forest areas to attend the Bandra phase of the parikrama, that is a circular travel. At that time, the litter should be cleared properly, otherwise the forests have been polluted. कई ऐसे पिलग्रिम प्लेसेस हैं, यानी तीर्थ स्थान हैं, जो जंगलों से होकर गुजरते हैं। लोग उस पर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहाँ से चलकर जाते हैं और रास्ते में कितना कचरा फेंकते हुए जाते हैं। So we should see that we do not pollute the forests. An area should be demarcated and reserved for the animal pastures. और कुछ एरियाज ऐसी होनी चाहिए जो टोटली एनिमल पेस्टर्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए, ताकि एनिमल्स जिनको हम चराने के लिए ले जाते हैं वो एरिया उनके लिए अलग से ही अलॉटेड की जाए, ताकि वो हर जगह फॉरेस्ट में ना चले जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में हर चीज़ में आपको डाइवर्सिटी मिली, रिलीजन में मिली, कास्ट में मिली, पीपल, लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सेम चीज़ आपको वाइल्ड लाइफ में भी मिलेगी। वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वैरायटी है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। Due to the geographical diversities, a large vegetation is seen among the insects, birds, animals, and vegetation. There are about 15 lakh species. This is also many a times asked as an MCQ or one line or one word answer. How many species of birds are found in the world? That is 15 lakh. Out of this, 81,200 species are found in India. जो 15 लाख स्पीशीज़ हैं उनमें से 81,251 तो इंडिया में ही मिलेंगे आपको। इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन दिस इज ऑल्स व्हाट डज विच प्लेस डज इंडिया स्टैंड्स। तो इंडिया स्टैंड्स ऑन 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। African jarag, European wolf, wild goats and Kashmiri deer, elephants and gibbons from the Southeast Asia, etc. are found here. These are the variety of animals that have been found in India. The biodiversity of India includes, India में कौन से include होते हैं? Black deer, one horn rhinoceros, deer, different types of snakes, peacock, garud, hawk, kingfisher, flamingo, etc. The snow leopard in the Himalayas and the red panda found in the same altitude are distinguishing animals here. The snow leopard of Himalayas and the red panda found at the same altitude. ये जो है हिमालयाज में जो पाए जा रहे हैं वो भी अब डिस्टिंग्विश यानी कम होते जा रहे हैं, अब बिल्कुल कम दिखते हैं ये। Currently, India is the only country in the world where the tigers and lions are seen moving in their natural abodes. फिलहाल इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ टाइगर्स और लायन आपको अपने जंगलों में आराम से घूमते हुए मिलते हैं। During winter, migratory birds from distant places throng to the water areas of the Kalol Dev National Park, Bharatpur, Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat to spend the winter. कई ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ड्यूरिंग द स्पेशल सीजन। तो हमारे यहाँ ये सब आते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो वो कहाँ आते हैं?
that is the Kalodev National Park, Bharatpur, Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat. Sea turtle came to lay the eggs along the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes, and the king cobra are found in the southern rainforest. Sea turtle जो है, दो दरियाई कछुआ बोलते हैं हम लोग उसको, they come specially to lay their eggs on the sandy coast. वो सैंडी कोस्ट पर अपने अंडे रखकर फिर वापस चले जाता है, एंड इट इज बीन ग्रोन अप, देन अगेन थोड़े टाइम बाद वो आके उसको पानी में खींच जाते हैं. इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स, एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द सदर्न रेन फॉरेस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन यानी जो खत्म होने की तागात पर खड़े. Today many wild animals in the world are on the average of extinction, जो almost जिनकी जो प्रजाति है वो खत्म होने आई है. Tigers are found throughout the India during the last century. Tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji and Danta. This is also asked in one line answer. Where are the tigers found? Today tigers are totally extinct from Gujarat forest areas. Cheetah is also becoming an extinct from Indian forest, and many birds स्पीशीज, चीता टाइगर तो हैं पर कई बर्ड स्पीशीज भी हैं जो अभी खत्म होने की तगार पे हैं, आर वेरी इजीली सीन इन द इंडियन फॉरेस्ट. सम ऑफ देम लाइक द वल्चर्स, डक विथ पिंक थ्रोट मतलब गला, cranes and owls are on the verge of the extinction. Chiltoro bird, once whispered in the Arunachal northeast, is not seen so earlier. ये जो बर्ड है चितौल बर्ड, जो पहले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता था, अब काफ़ी टाइम से देखने में नहीं मिल रहा है. देयर इज डेंजर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एलिगेटर्स ऑफ द फ्रेश वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा रिवर डॉल्फिन. ये जो एलिगेटर्स एंड गंगा रिवर डॉल्फिन ये भी अभी बहुत एक्सटेंड अभी डेंजर में है. वो उनका सर्वाइवल, उनका रहना बहुत डेंजर में है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. The number of sea turtles approaching the coast of Odisha, Gujarat is constantly decreasing. जो अभी मैंने आगे आपको बताया दरियाई कछुआ, उसका जो अभी वो है वो भी अभी कम होते जा रहे हैं. They constantly decreasing. The number is constantly decreasing. Waterfowl, that is the jal biladi, once found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct. अभी वो नहीं दिख रहे हैं जो हमेशा आए दिन हम लोग को कॉमनली वहाँ पे ये दिखते थे. Now they have been extinct. A time has come for us to think about it seriously. अब ये भी टाइम है कि हम इन एनिमल्स को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन के रीजंस क्या हैं? Why are they decreasing? Due to the human interference in the grasslands and washed areas of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger because of animal interference. अभी इंसानों का इंटरफेरेंस सब जगह बढ़ रहा है, जितना एरिया उसको मिल रहा है उतना कम पड़ रहा है, वो फॉरेस्ट क्लीन आउट करके अपने लिए आगे बढ़ रहा है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट इज़ हार्मिंग द नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट जो उनका कुदरती उनका रहन सहन है, उन पर रोक टोक लग चुकी है. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ द मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस. ये जो आजकल नेचुरल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं. So this is the main reason for this is the human interference. Its final impact is the reduction in the number of wild animals. इसका डायरेक्ट असर ये दिखता है कि wild animals have reduced. The number of wild animals has decreased. Hunting the animals to obtain hair, the skin, bones, horns or the nails is also responsible. Wild animals को स्पेशली हम उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, उनके सिंगड़े जो होते हैं उनके लिए, उनके बालों के लिए उनको मारा जाता है. The over-exploitation of forests made by the man is greedy motives such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displace the wild animals. Again, one more exploitation of forest reason is the man's greedy objectives.
और ज़्यादा जगह होनी चाहिए, और अच्छे मॉल्स होने चाहिए, और अच्छे शॉपिंग सेंटर्स होने चाहिए. फॉर दिस वी आर जस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लॉन्च कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर द रीजन्स, दैट इज़ द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर बीइंग डिस्प्लेस्ड. जैसे अगर हमारे घर नहीं रहेंगे तो हम कैसे तितर बितर हो जाएंगे, यहाँ वहाँ भटकने लगेंगे. तो वाइल्ड एनिमल्स का भी यही है, अगर उनके फॉरेस्ट जो उनके घर हैं वो आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो भी इधर उधर भटकने लग जाएंगे. Forest lands are being encroached for the grass, fuel for grazing. The forest fire engulfs many species. Forest lands are being encroached for grass. कई बार देखते हैं जंगल एरिया लोग जाते हैं, वहाँ से घास काट के लाते हैं, लकड़ियाँ काट के लाते हैं. दैट इज बीन डन. फ्यूल फॉर ग्रेजिंग. फ्यूल फॉर ग्रेजिंग यानी वो एनिमल्स के लिए फ्यूल का काम है, तो वो उनके लिए वहाँ से ले आते हैं. The forest fire engulfs many species. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or the hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wildlife. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो फॉरेस्ट फायर जब हो जाती है, एंगल्स बहुत सारी स्पीशीज को अपनी चपेट में ले लेती है. When the forest fire occurs at that time, rearing of the young ones, rearing of the young ones यानी जो बच्चों को हम बड़ा करते हैं, तो वही चीज़ एनिमल्स में और बर्ड्स में भी पाई जाती है, तो उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है. यू कैन सी इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनिमल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ड्यू टू द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स मेनी एनिमल्स वुड विदाउट एनी अबोर्ड कम टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द मैन एंड समटाइम्स इवन लूज देयर लाइव्स. एज मैंने पहले बताया, अबोर्ड मतलब घर, उनके जंगल, उनके जंगल जो हम लोग क्लीन आउट कर रहे हैं, उनके घर जो हम लोग हटा दे रहे हैं, उससे क्या होता है, वो अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ने लगते हैं अपना शिकार ढूंढने. तो कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि क्या होता है, इंसान जानवरों को देख के डर जाता है. अरे शेर आ गया पकड़ो, या उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी लाइफ में भी खतरा बन जाता है. Hunting to procure the biomedicines or the things which made perfume also bring the species to the verge of extinction. Hunting, शिकार करते हैं, to produce the biomedicine things. परफ्यूम बनाना है, ये बनाना है, वो हाथ के कुछ बैंगल्स बनाने हैं, वो जिसके लिए हाथी के दांत, वो आइवरी हम लोग यूज ऑन करते हैं. Many of things are being used up by the man for just their own needs. This is bringing the extinction in the life of the people. Next topic is about the measures to preservation of wildlife. Again a short note for 2 to 3 marks. What measures should be taken? क्या हम लोग इसके लिए कर सकते हैं ताकि हम wildlife को preserve कर सकें? It is necessary to change our altitude and prescription towards the forest. हमारी सोच हमें बदलनी है. ये तो जंगल है, क्या है, इसको काट देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके घर हैं उनको फ़र्क पड़ता है. तो ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, हमारा नज़रिया है, ये हमें चेंज करना होगा. वी कंसिडर्ड इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज़ अ मिस्टेक. हम सोचते हैं बस ये तो कुदरती है, इसमें से हम जितना इनकम करना चाहे हम कर सकते हैं, पर ये गलत है. इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो ही हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा पाएंगे. Maintain the balance on number between the herbivorous and the carnivorous in the forest. Herbivorous animals जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जैसे डियर हैं, रैबिट्स हैं, छोटे छोटे ये एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं. Whereas the carnivorous animals जो इनका शिकार करते हैं, लायन, टाइगर, ठीक है. तो हमें देखना है कि हम इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाए रखें. ऐसा ना हो हर्बिवरस एनिमल ज़्यादा हो जाए या कार्निवरस एनिमल ज़्यादा हो जाए. अगेन दैट विल क्रिएट अ इम्बैलेंस. फॉर दिस steps like maintaining the water sources in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. सबसे पहले तो आप देखो कि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है तो एनिमल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है. and the restriction for the grazing of domestic animals should be done. गेजिंग एनिमल्स की जो रिस्ट्रिक्शन करने चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा उस पर गेजअप यानी जो चारे के लिए उनको ले जाते हैं, ऐसा ना हो कि हम उनको वहीं पर छोड़ दें और काफ़ी ज़्यादा जंगल वहाँ क्लीन अप हो जाए. देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज बैन ऑन हंटिंग पे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जो बैन हो सके. दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली, बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करने चाहिए.
Heavy punishment should be inflicted for illegal mining and forest areas and the fine should be imposed. Punishment देनी चाहिए, heavy punishments, strict punishments होनी चाहिए for illegal mining. अगर वहाँ माइंस हैं, अगर उसको नहीं छेड़ा जा रहा है तो कोई रीज़न है कि वो गवर्नमेंट का कुछ प्लान आउट होगा, लेकिन कई लोग उसको इलीगली, गैर कानूनी भी ये करते हैं, तो उनके लिए फाइन्स या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए. It is necessary to make such arrangements which not disturb the animals during their precipation period. जब animals reproduce करते हैं, whether they are laying eggs, whether they are rearing their babies, जब वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो ऐसे कुछ arrangements करना चाहिए कि हमारी वजह से उनकी वो life disturb ना हो. A study should be made about likely effects of the fisheries, forest gatherings or tourism in the forest and steps should be taken accordingly. एक स्टडी बनानी चाहिए. एक आप बोल सकते आप एक कॉलम बना सकते हो इस पर कि अबाउट द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द फिशरीज. बहुत ज़्यादा फिशिंग के लिए हम लोग मछलियाँ पकड़ लेते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा. फॉरेस्ट गैदरिंग्स, जो फॉरेस्ट से हमें चीज़ें मिलती हैं उसको हम गैदरिंग करते हैं, या टूरिज़्म हम कर रहे हैं, so some steps should be taken and some articles should be provided that can make the people aware of this. Programs should be arranged to bring the widespread awareness in the society. ऐसे programs बनाओ जिससे लोगों को इस चीज़ के बारे में अवगत हो सके. In the wildlife protection, forest is an inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. If the wildlife protection forces is inactive, अगर wildlife protection का जो काम है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा actively करेंगे तो pressure should be brought on them and it should be given the priority. यानी उसको पहली ड्यूटी दो या पहला इम्पोर्टेंस दो कि वाइल्ड लाइफ को बचाना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हम बाकी सोर्सेज को बचा रहे हैं. Here we end up with our first part. Thank you. Hello friends, welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies Standard 10th, Geography Chapter number 9, Forest and Wildlife Resources Part 2. In this chapter we will study about the different protection schemes started by the government. In the last session we have studied about the forest and the wildlife. In this chapter we will study about the schemes that have been implemented to save the wildlife. First of all is the wildlife protection schemes. Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Wildlife को बचाने के लिए बहुत सारे schemes और programs बनाए गए थे जिससे हम अपनी wildlife को बचा सके. Under these schemes, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to be extinct in the near future. इस schemes में हमने ज़्यादातर ऐसे projects बनाए हैं ऐसे animals के लिए जिनकी species, जिनकी प्रजातियाँ ख़त्म होने की कगार पर खड़ी हैं. Let us now study about some of the projects in brief. First is about the Project Tiger. It is many times asked in 2-mark answer, write about the Project Tiger. As per the estimate, there are more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. 20th century की starting में we were having 40,000 tigers. Due to the unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the extinction of the tiger. Tiger being our national animal. हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर. बट अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना रोक टोक के इलीगल हंटिंग, बोलते हैं ना हंटिंग बिना फालतू और विदाउट द लीगल प्रोसेस, गैर कानूनी तरीके से हंटिंग होती थी. डिफॉरेस्टेशन, ये कई रीज़न है जिसकी वजह से जो टाइगर्स की जो स्पीशीज थी बहुत ज़्यादा डेंजर में आ चुकी थी. इन दिस सर्कमस्टेंसेस दिस प्रोजेक्ट हैव टू सेव टाइगर स्टार्टेड इन 1971. One line answer, when was the project Tiger started? It is in 1971. Under the project, a series of steps were taken to keep the natural habitat protected to maintain the ecological balance in the national level. Till now, the project Tiger has implemented in about 44 regions. इसमें हमने कई ऐसे स्पेशल स्टेप्स लिए गए थे ताकि हम इस नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकें एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एट द नेशनल लेवल. जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, जैसे कि जितने कार्निवरस हैं उतने
हर्बीवरस हो, उतने ही ओमनीवरस हो. ऑल दिस आर द इकोलॉजिकल बैलेंसेस. इन सबको भी हमने बैलेंस करना है, तभी हम इसको आगे ले जा पाएंगे. Now next is about, second project was about the elephant project. This project was started in 1992. Please see that children, the dates are very important. Many a times they ask as one line answer, when was this project started? Its main objective was to provide the elephants protection in their natural habitats and to protect their habitats in their migratory corridors. Migratory एक जगह से दूसरी जगह जाना. स्पेशली कोई सीजन्स में ये लोग मूव ऑन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. देयर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर द एलिफेंट्स इन द कंट्री. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट. इस प्रोजेक्ट को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, वी हैव कम आउट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द elephants in the forest. Besides this project, they also work for the maintenance of the domestication of elephants. केरला बाजू अगर आप देखोगे, वहाँ एनिमल्स में एलिफेंट भी पाले जाते हैं एज एन डोमेस्टिक एनिमल. दे वर्क ऑन फॉर दैट. तो इस चीज़ के लिए भी उनके लिए काम किया गया था कि जो जंगल में है उनका तो केयर लेना ही है, उनको मेंटेन करना ही है. बट ऑल दोज हु आर डोमेस्टिकेटिंग द एलिफेंट्स, दे शुड बी ऑल्सो बीन गिवन प्रोटेक्शन. Then is about the rhino project. Rhino project, this project was started for the protection of one-horned lion of India. In India, most of the lions are found in the Assam state. There are also found in less number in Sundarban of the West Bengal. According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in number of rhino is targeted at 3000. उनका टारगेट है कि जो हम rhinos के numbers हैं 3000 तक increase कर सकें. Next is about, the species of the alligators which is found in the fresh water. Alligators जो fresh water में मिलते हैं are in the verge of extinction and in decades of 1970 the government of India took timely steps to start this project. 1970 में ही एलिगेटर्स के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए थे ताकि उनकी प्रजाति को भी बचाया जा सके. नेक्स्ट इज द वल्चर प्रोजेक्ट. वल्चर इज अ क्लीनिनेस वर्कर ऑफ द नेचर. वल्चर को हम क्लीनिनेस नेचर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दे आर द एनिमल्स और दे आर द बर्ड्स विच ईट द डेड एनिमल्स. स्कैवेंजर्स हम इन्हें बोलते हैं. तो ये मरे हुए जानवर खाते हैं. जो जानवर लोग जंगलों में मर जाते हैं, कभी आपने देखा होगा रास्तों पे भी एक्सीडेंट में जानवर मर जाते हैं, तो कौवे चील यूँ आके उनको खा लेते हैं. तो वो दे आर बीन ईटन अप, तो उनसे जो जर्म्स होंगे या वो होंगे वो नहीं ज़्यादा फैलेंगे. दैट इज़ वाई द वल्चर्स, हाइनास, ईगल्स, दे आर नोन एज द क्लीनर्स ऑफ द नेचर. इट ईट्स द मीट ऑफ द डेड एनिमल्स. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to the unusual decrease in the number of this project was started in 2004. Again, the vulture project was started in 2004. Snow leopard project. This species found in the altitude about 3000 meters in the Himalayas live in snow only. Snow leopard projects हैं जो ये ज़्यादातर snowy areas में ही रहते हैं. This project was started in 2000. with the purpose to increase the knowledge about the snow leopards among the local people. लोकल पीपल को इसके बारे में जानकारी देनी थी, उनके बारे में उनको अवगत कराना है, अवेयर कराना है. सो द पीपल वुड बी अवेयर टू प्रोटेक्ट इट, ताकि लोग उसे प्रोटेक्ट कर सकें. Besides these other projects which are the operational including the Kashmir Hangul project, Red Panda project, Manipur Tamil project for the special species of deer found in Manipur, Ganga dolphin projects on the Ganga Brahmaputra rivers. इन एनिमल्स के सिवाय और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट ने ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ को आगे प्रिजर्व कर सकें. Now we'll study about the sanctuaries, national parks and biospheres. Many a times it is asked as a different short notes, or sometimes they ask as a difference between a sanctuary and national parks, or sanctuaries or bioreserves, or any one of them. Sanctuaries, national parks and bioreserves are established for the protection of the wildlife. Wildlife के protection के लिए ही ये बनाए गए हैं.
All these words sound like the synonyms, but there are some difference between them. ये ऑलमोस्ट आपको लगेगा सेम ही तो है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स है, यहाँ एनिमल्स को बचाया ही तो जा रहा है, बट देर इज सम डिफरेंस दैट विल स्टडी इन दिस फर्दर. फर्स्ट इज अबाउट द सेंचुरी. ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विथ सर्टन लिमिट्स. सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, आना जाना जंगलों में, बट दे आर टू अ परमिटेड लिमिट. एक लिमिट ही उनको परमिट की जाती है, वो पूरी तरह फ्री नहीं होते. Domesticated animals can be allowed to gaze after due to the permission from the authorities. आप डोमेस्टिकेट एनिमल्स को वहाँ ग्रेज करने ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपने जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पास से परमिशन लिया हो तो. Wildlife sanctuary is established for the protection of some species and the sanctuaries can be established by the government after certain process. जो ये सेंचुरीज हैं वो गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, लेकिन एक सर्टन प्रोसेस, एक लीगल प्रोसेस जाता है, एक पूरा एक तामझाम होता है उसका, देन ओनली यू कैन बिल्ड अप अ सेंचुरी. पेरियल, चंद्रगुप्ता, इमारगम आर द फेमस सेंचुरीज. मेनी टाइम्स वो वन लाइन में या नेम देम में आता है, नेम द सेंचुरीज, तो यू कैन गिव दिस 3 नेम्स. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट the national park. Compared to the sanctuary, this is more protected zone. अब आप यहाँ पर देखोगे क्या डिफरेंस है सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में. आपने देखा कि इट वॉज बीन परमिटेड विथ सर्टन लिमिट सेंचुरीज में. यहाँ पर मोर प्रोटेक्टेड जोन, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन है. सेंचुरीज की तरह इतना लीगली उसको ये नहीं था कि कोई भी जा सकता है उसमें. more than one ecosystem is included here. देर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल गेजिंग. वहाँ पर आप परमिशन लेके एनिमल गेजिंग करवा सकते हो, यहाँ पर टोटली बैन है. इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज, इट इज़ इन अ सेंचुरी. जो नेशनल पार्क है वो पर्टिकुलरली एक स्पीशीज़ के लिए नहीं है. मैनी अदर स्पीशीज आर ऑल्सो फाउंड हियर, वेर एज द सेंचुरी इज स्पेशली एक स्पीशी है, एक प्रजाति के लिए ही बनाई जाती है. It is established through the coordination of the state and central government. यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको बनाते हैं. काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलवंदर, मराइन नेशनल पार्क, गिर, दांचीगांव एक्सेट्रा द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स. नेक्स्ट इज अबाउट द बायो रिजर्व जोन्स. इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स. The purpose is to protect the physical and the cultural diversity of any region. ये रीजन वाइज उनकी जो फिजिकल यानी जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी इसमें हम प्रिजर्व करेंगे. कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत अदर कल्चरल डाइवर्सिटी जो हम लोग आज तक पढ़कर आए हैं फॉरेस्ट को रिलेटेड. Besides the vegetation, insects and the land, that area, the lifestyle of the people having there is also been protected. Wildlife, vegetation, insects, lands of area, even the lifestyle of the people have been preserved by biosphere zone. Special arrangements are created for the research and training about bioreserves. In such proclaimed area, all the external human movements are totally restricted. एक्सटर्नल ह्यूमर मूवमेंट्स जो बाहर से लोग आके यहाँ पे कुछ कर सके वो टोटली रिस्ट्रिक्टेड होता है. The average area of this zone is larger than 5,000 square kilometers. Nilgiri, Gulf of Mannar, Great Nicobar, Sundarban, Panchmadi, etc. are considered to be the important biospheres of the nation. Again, name the biosphere of the nations. The Rann of Kutch of Gujarat are declared as bioreserve zones in 2008 for the protection of its special environmental conditions. जो रन है कच्छ का, that has been considered as a bioreserve zone in 2008 to protect its special environment. Now here you will see the 3 tables are given: bioprotection zone, national park and sanctuary of India and of Gujarat. This is also many a times asked as an objective. How many bioprotection zones are there, national parks are there and sanctuaries are there. In India there are 18 bioprotection zones, 103 national parks and 531 sanctuaries. And in Gujarat, 1 bioprotection zone, 4 national parks and 23 sanctuaries are there.
Further, they say that the developmental process is inevitable, but along with it necessary that we keep in mind its all effects on the entire life system while planning. इस चीज़ को डेवलपमेंटल प्रोसेस तो इन्वेंटेबल है, इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द एंटायर लाइफ सिस्टम. पूरी एंटायरली उस पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी हमें ध्यान में रखना है वाइल प्लानिंग आउट ऑल दिस थिंग्स. Whenever one species is completely destroyed or in danger, the result of disturbance in food chain are far-reaching. जब भी हम एक सोचते हैं कि एक स्पीशी है, वन स्पीशीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, अगर एक स्पीशी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका जो इफेक्ट है वो जो फूड चेन पर है उस पर भी आपको दिखेगा. इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल. इफ अ लाइफ इज लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंसेस डिस्टर्बेंस. अगर आपने देखा हो, अगर एक चेन है, एक के बाद एक लिंक से वो कनेक्टेड है, लेकिन अगर उनमें से एक भी लिंक निकल जाती है तो वो पूरी चेन को अफेक्ट करता है. सेम इज ओवर हियर. फूड चेन में अगर एक प्रजाति भी निकल जाती है तो वो पूरी तरह पूरी फूड चेन को या पूरी लाइफ चेन को वो अफेक्ट करता है, पूरी लाइफ चेन को वो डिस्टर्ब कर देता है. इफ वन स्पीशीज रिमूव द नेचुरल सिस्टम ब्रेक्स डाउन इन अ लॉन्ग रन. अगर एक भी स्पीशीज उसमें से निकल जाती है, पूरी जो है उनकी जो फूड चेन है, नेचुरल सिस्टम है, वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत लंबे समय तक वो रहता है. These effects reach man later, hence we are not aware of it. लेकिन इसका असर हम पर थोड़ा देरी से आता है, इसलिए हम इतने जल्दी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते हैं. Those environmental dangers which we are following are the results of carelessness developed before decades. और आज जो environmental dangers हम फेस कर रहे हैं वो पहले के लोगों की जो केयरलेसनेस है, जो पहले के लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है, ये उसका रिजल्ट है जो आज हम ये सब फेस ऑन कर रहे हैं. इफ वी हैव प्लान डेवलपमेंट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरनमेंट इज द नीडेड ऑफ द प्रेजेंट डे. पूरी तरह अगर हमने प्लान किया है डेवलपमेंट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. अगर हम पूरी तरह इस चीज़ को दिमाग में रखकर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट को प्लान आउट करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें एक फ्रेंडली अप्रोच, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना है अपने एनवायरनमेंट के साथ, जो आज हमारी प्रेजेंट नीड है, आज हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसकी सबसे बेसिक ज़रूरत है कि हमें फ्रेंडली रिलेशंस अपने नेचर के साथ बनाए रखना है. सो हियर वी एंड अप विद द पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज. थैंक यू.